हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तारीख अमेरिका का करेंगे दौरा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी है ये बड़ी जानकारी, बताएंगे कैसे। डोनाल्ड ट्रंप का साफ है एजेंडा, भारत और इजराइल के नेताओं से सबसे पहले करेंगे मुलाकात। वहीं बताएंगे भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना की फायरिंग के बाद दिल्ली के रौद्र रूप से घुटनों पर आया कोलंबो। बता दी गोलीबारी की असली वजह। तो वहीं चीनी राजनयिक ने जमकर की पाकिस्तान की बुराई, चारों तरफ मच गया हंगामा। जी हां, पाकिस्तान में दुबई बनाना था लग रही गधों की फैक्ट्री। इस चीनी नेता के इंटरव्यू से दोनों देशों में मच गया बवाल। वहीं बताएंगे ब्रिटेन ने भारत यात्रा को लेकर अपने नागरिकों को दे दी बहुत बड़ी चेतावनी, कह दिया अगर ऐसा किया भारत जाते वक्त तो हो सकते हो गिरफ्तार। जी हां, वहीं दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे विश्व की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों 2025 की नई लिस्ट आपको बताएंगे भारत कितने नंबर पर है और भारत का क्या परफॉर्मेंस है, पहले नंबर पर कौन है और क्या कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपके भी फैमिली से या आप लोग भी महाकुंभ में आज गए हैं तो मौनी अमावस्या पर महाकुंभ से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अपना भारत आज वो मुकाम हासिल कर चुका है जितनी जल्दी कोई अन्य देश नहीं कर पाया आज तक। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरवरी में करेंगे अमेरिका का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी जानकारी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरवरी में अमेरिका का दौरा करेंगे। ये जानकारी उन्होंने पत्रकारों को दी और कहा कि पीएम मोदी से वो व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका आने का न्योता दिया था और कहा कि पीएम मोदी वही करेंगे जो सही होगा, खासकर भारत द्वारा अवैध प्रवासियों को वापस लेने के मामले में। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें यह दौरा तय हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का यह अमेरिकी दौरा पिछले साल सितंबर में उनके दौरे के बाद होगा। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा एक तरीके से क्लियर है कि वो भारत और इजराइल के नेताओं से सबसे पहले मुलाकात करेंगे, इसीलिए नेतन्याहू भी अमेरिका जा रहे हैं। और ये एजेंडा कैसे साफ हुआ आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही शपथ ग्रहण समारोह में अपना मोटिव क्लियर कर दिया। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी उनके शपथ समारोह में पहली पंक्ति में खड़े नजर आए, बैठे नजर आए। इसके अलावा गाजा को लेकर भी उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया और पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी सोमवार को बात हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इसी सप्ताह के अंत तक अमेरिका आ सकते हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रविवार के बाद वो कभी भी अमेरिका पहुंच सकते हैं और वहां करीब 2 से 3 दिन रहने वाले। इस दौरान वो गाजा, लेबनान और ईरान के मसले पर बात करेंगे। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता में भारत और इजराइल सबसे पहले है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी को एडवांस में हैप्पी जर्नी एंड ऑल द बेस्ट पीएम मोदी कहना मत भूलिएगा आप लोग। वहीं बता दें भारतीय मछुआरों पर हुई बड़ी श्रीलंकाई नौसेना की फायरिंग के बाद दिल्ली के रौद्र रूप को देखने के पश्चात घुटनों पर आया कोलंबो। बता दी गोलीबारी की असली वजह है। बता दें भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना की फायरिंग के बाद विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका के राजदूत को तलब किया है। इसके बाद अब श्रीलंकाई नौसेना ने भी बयान जारी करके सफाई दी है। श्रीलंकाई नौसेना ने अपने बयान में भारतीय मछुआरों पर आरोप लगाए हैं। उनके बयान में बताया गया है कि भारतीय मछुआरों ने एक संगठित समूह के रूप में नौसेना कर्मियों पर हमला करने और नौसेना के एक अधिकारी से बंदूक छीनने का प्रयास किया, जिससे नौसेना कर्मियों की जान खतरे में पड़ गई। इसकी प्रतिक्रिया में नौसेना को फायर करना पड़ा। जी हां, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्रीलंकाई नौसेना ने मंगलवार तड़के 13 भारतीय मछुआरों को पकड़ने के दौरान गोलीबारी की। इसने कहा कि 2 मछुआरे गंभीर रूप से घायल हो गए और वर्तमान में श्रीलंका के जाफना टीचिंग अस्पताल में भर्ती हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जाफना में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने घायल मछुआरों से अस्पताल में मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना तथा मछुआरों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता देने की बातें कही है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने भी श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है। जी हाँ, ऐसे में रियलिटी क्या है दोस्तों, भारतीय मछुआरे भी बताएंगे। अब देखना यह होगा कि इस बड़े गोली कांड के बाद क्या श्रीलंका को सबक सिखा पाता है अपना भारत या नहीं, तो वहीं बताएंगे। चीनी राजनयिक ने जमकर की पाकिस्तान की बुराई, चारों तरफ मच गया हंगामा। दरअसल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में एयरपोर्ट, गहरे पानी का बंदरगाह और आर्थिक जोन का निर्माण कर रहा है। इसी परियोजना को लेकर हाल ही में अंग्रेजी अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट पर चर्चा का विषय बन गई है। रिपोर्ट में दोनों देशों की इस परियोजना को लेकर एक चीनी राजनयिक अधिकारी के हवाले से
पाकिस्तान की आलोचना की गई है। अब रिपोर्ट को लेकर इस्लामाबाद में चीनी दूतावास ने सफाई पेश की है और इसे भ्रामक करार दिया है। अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के लिए चीन की राजनीतिक सचिव वांग शेंगजी ने उन्हें द गार्डियन को इस्लामाबाद में एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में चीनी राजनयिक ने सीपीईसी परियोजना को लेकर गहरी चिंता जताई। इसके साथ ही पाकिस्तान की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में चीन के राजनयिक सचिव वांग शेंगजी के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान में जिस तरह की सुरक्षा है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राजनयिक ने इंटरव्यू में कहा कि अगर पाकिस्तान में सुरक्षा बेहतर नहीं होती है तो कौन ही आखिर वहां आएगा और कौन इस माहौल में काम करेगा। बलूचिस्तान और ग्वादर में चीन के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत है। कुछ बुरी ताकतें इस परियोजना के खिलाफ हैं और वो इसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट में कई स्थानीय लोगों के हवाले से भी जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी वो लोग हैं जो अरबों डॉलर की इस परियोजना को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक समय ग्वादर को यह कहकर प्रचारित किया जा रहा था कि इससे पाकिस्तान का दुबई बना दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन रियलिटी यह है कि वहां पर गधों की फैक्ट्री लग रही है। दुबई तो दूर, गधों की फैक्ट्री भी ठीक से काम नहीं कर पा रही। जी हाँ, वहीं आपको बता दें जयशंकर जी ने अबू धाबी में क्राउन प्रिंस से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर की चर्चा। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी 3 दिवसीय दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई पहुंचे हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और भारत यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। जयशंकर जी ने एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि उन्हें क्राउन प्रिंस से मिलकर खुशी हुई और उनकी हाल की भारत की यात्रा को याद किया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। ये बातचीत न केवल द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर केंद्रित थी बल्कि दोनों देशों के लोगों के साझा हितों को भी ध्यान में रखते हुए इसे नए आयाम के तरीकों पर विचार किया गया। ये बैठक दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा और दिशा देने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें ब्रिटेन ने भारत यात्रा को लेकर अपने नागरिकों को दी बड़ी चेतावनी। कहा ऐसा किया तो हो सकते हैं गिरफ्तार। जी हाँ, ब्रिटेन सरकार ने भारत के लिए अपने यात्रा परामर्श को कुछ सप्ताह के भीतर दूसरी बार मंगलवार को अद्यतन किया और ब्रिटिश नागरिकों को आगाह किया कि बिना लाइसेंस के देश में सैटेलाइट फोन ले जाने या उसका इस्तेमाल करने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने भारत के लिए अपने परामर्श के सुरक्षा और संरक्षण खंड की समीक्षा की, जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन के लोगों को भारत में अवैध रूप से ऐसे उपकरण लाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। एससीडीओ की अद्यतन सूचना में कहा गया है कि भारत में बिना लाइसेंस के सैटेलाइट फोन और जीपीएस उपकरण रखना और उनका संचालन करना गैर कानूनी है, भले ही आप भारत से होकर किसी अन्य जगह की यात्रा कर रहे हो। परामर्श में कहा गया है कि पाबंदी के अंतर्गत अन्य उपग्रह सक्षम उपकरण भी आ सकते हैं, जिनमें साइकिलिंग जीपीएस शामिल है। बिना अनुमति के इन उपकरणों को रखने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या आपको गिरफ्तार किया जा सकता है तथा सामान को भी जब्त किया जा सकता है। जी हाँ, तो उधर भारत के लिए परामर्श का बाकी हिस्सा अपरिवर्तित है, जिसमें वाघा को छोड़कर भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। कश्मीर और मणिपुर को लेकर भी ब्रिटेन के नागरिकों के लिए यात्रा चेतावनी जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें विश्व की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं की लिस्ट हुई जारी। टॉप पर अमेरिका। आखिर भारत की रैंकिंग क्या है आपको बता दें, ग्लोबल firepower.com ने 2025 की दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स ने अपनी जगह दुनिया की टॉप 5 ताकतवर वायुसेनाओं में बनाई है। इस रैंकिंग का आधार वायुसेनाओं के पास मौजूद फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और अन्य सहायक विमानों की क्षमता पर रखा गया है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना का चौथे स्थान पर आना यह दर्शाता है कि भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। अमेरिकी वायुसेना अभी भी बेजोड़ है, लेकिन भारत की प्रगति वायु शक्ति के क्षेत्र में उसकी महत्ता को उजागर करती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना यानी यूएसएएफ को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना के रूप में मान्यता मिली है। अमेरिका की वायुसेना रशिया, चीन, भारत और दक्षिण कोरिया की संयुक्त वायु क्षमता से भी अधिक है। इसके बाद क्रमशः रशिया, चाइना और भारत का नाम आता है। दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर और जापान 6ठे स्थान पर मौजूद है। दोस्तों, यानी पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर चाइना, चौथे नंबर पर अपना भारत है। जी हाँ, ऐसे में पाकिस्तान कितने नंबर पर आपके मन में जरूर ये सवाल उठा होगा, तो आपको बता दें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान की वायुसेना भारत से 3 पायदान पीछे 7वें स्थान पर है। ऐसे में भारतीय वायुसेना की लगातार बढ़ोतरी का ग्राफ दोस्तों ऊपर की ओर जा रहा है, जो वाकई में भारत के लिए बड़े ही गर्व का मूवमेंट। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना, साथ में कांग्रेचुलेट भी कर दीजिएगा इस लिस्ट पर बरकरार रहने के लिए चौथे नंबर पर। तो वहीं आपको बता दें सऊदी अरबिया में भारतीय हिंदू भी कर सकेंगे अब कारोबार। इस्लाम के सबसे पवित्र शहर
शहर मक्का और मदीना में निवेश का मिला बहुत बड़ा मौका। दोस्तों मुस्लिम देश सऊदी अरबिया में निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सऊदी में निवेश करने का सपना अब सच हो गया है। देश में निवेश के लिए नए रास्ते खोले हैं। जहां मुस्लिम देश में हजारों की संख्या में हर साल भारतीय मुस्लिम हज और उम्रह करने जाते थे, वहीं अब भारतीय हिंदू से लेकर हर मजहब के लोग सऊदी में अब निवेश और कारोबार कर सकते हैं। सऊदी अरबिया ने देश में रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोले हैं और इसमें शामिल होने और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सभी को मौका दिया गया है। इस स्कीम में हर देश के लोग मक्का और मदीना में अब निवेश के लिए आगे आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें, ट्रंप इन 4 देशों पर बरसाने जा रहे हैं कहर। लिस्ट में सबसे ऊपर है भारत। दोस्तों ट्रंप ने कहा बेशक पीएम मोदी से दोस्ती, लेकिन बता दे पूरी बात। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चाइना और ब्राजील को बड़े टैरिफ मेकर करार देते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने इन 4 देशों को टैरिफ लगाने वाले बड़े खिलाड़ी बताया और आरोप लगाया कि ये देश अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अब और नुकसान नहीं सहेंगे और अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि उनका प्रशासन इन देशों पर उच्च शुल्क लगाएगा ताकि अमेरिकी उद्योग और श्रमिकों को लाभ हो। उन्होंने कहा कि बेशक मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छी दोस्ती है, लेकिन अमेरिका सबसे ऊपर है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये 4 देश अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अमेरिका को पहले रखेंगे और इन देशों पर टैरिफ बढ़ाएंगे। फ्लोरिडा हाउस में रिपब्लिकन्स के एक कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत, चाइना और ब्राजील जैसे देशों की प्राथमिकता उनके अपने देश के लिए हित है, लेकिन अमेरिका इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा ये देश अपने लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नुकसानदायक है। अब हम उन पर टैरिफ लगाएंगे ताकि अमेरिका का फायदा हो। तो वहीं दोस्तों ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों पर फ्रांस का सबसे बड़ा बयान, कहा आवश्यकता पड़ी तो सेना भेजेंगे, अमेरिकी कंपनियां होंगी शिकार। जी हाँ, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो ने हाल ही में एक रेडियो इंटरव्यू में खुलासा किया कि फ्रांस ने डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड में सैनिक तैनात करने को लेकर चर्चा शुरू की है। ये चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकियों के बाद हुई है। हालांकि डेनमार्क ने फिलहाल इस योजना को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन फ्रांस ने साफ कह दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है तो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए वो अपनी सेना भेजने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बारो ने फ्रांस के सूद रेडियो से बात करते हुए कहा कि हमने डेनमार्क के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है, लेकिन ये डेनमार्क की इच्छा नहीं है कि इस पर आगे बढ़ा जाए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन यूरोपियन देशों का दौरा कर रही है। उनका उद्देश्य अपने सहयोगियों से समर्थन हासिल करना है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का सामना किया जा सके। दोस्तों वहीं बता दें, भारत आने वाला है 26/11 हमले का बड़ा आरोपी तहव्वुर राणा। एनआईए टीम इस तारीख को जाएगी अमेरिका। जी हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोले तो एनआईए की एक टीम जल्द ही 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक और जहां एनआईए ने गृह मंत्रालय को अमेरिका जाने वाले अफसरों की लिस्ट सौंप दिया, वहीं दूसरी ओर भारत का विदेश मंत्रालय इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो संभवतः 30 जनवरी को ही एनआईए की 4 सदस्यीय टीम तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अमेरिका रवाना होगी। अखबार ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह भी बताया है कि इस 4 सदस्यीय टीम में आईजी और डीआईजी रैंक के 2 सीनियर ऑफिसर और 2 जूनियर ऑफिसर होंगे। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, जयराम रमेश ने मोदी सरकार से पूछा क्या भारत के सैनिक चीन सीमा पर पुराने गश्ती बिंदुओं तक पहुंच पाएंगे। कांग्रेस ने भारत और चीन द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने समेत कई घोषणाएं किए जाने के बाद मंगलवार को कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि क्या भारतीय सैनिक डेपसांग में भारत के दावे वाली रेखा से लेकर बॉटल नेक जंक्शन से आगे के 5 गश्ती बिंदुओं तक गश्त कर पाएंगे, जैसा कि वे पहले किया करते थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया है कि मोदी सरकार ने इस बात को लेकर अभी तक देश को संतोषजनक जवाब नहीं दिया है कि चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने का यह सही समय क्यों है। भारत और चीन ने सोमवार को संबंधों के पुनः निर्माण के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिसमें इस साल गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करना और सीधी उड़ान बहाल करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत होना शामिल है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईदोंग के साथ बीजिंग में व्यापक वार्ता के बाद इन निर्णयों की घोषणा की गई। अब ऐसे में दोस्तों कांग्रेसी मोदी सरकार से सवाल पूछने लगे, जबकि इसका क्या जवाब होना चाहिए। दोस्तों अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। वहीं बता दें, मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू के सामने बहुत बड़ा संकट, सबसे करीबी रहे स्पीकर ने ही खोल दिया मोर्चा, मंत्री को करना पड़ा बर्खास्त। जी हां, मालदीव की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और संसद के स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। मोहम्मद मुइज़ू ने स्पीकर अब्दुल रहीम के बेटे इब्राहिम फैजल को पर्यटन मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया है। मालदीव के मीडिया आउटलेट अधादू ने इस बारे में जानकारी दी है। फैसले को मंगलवार सुबह राष्ट्रपति कार्यालय से
बर्खास्तगी का पत्र मिल गया है। उनकी जगह आर्थिक मामलों के मंत्री मोहम्मद सईद को अस्थायी रूप से पर्यटन मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। वहीं बता दें, जम्मू में आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई। नियंत्रण रेखा के पास 24 जगहों पर तलाशी अभियान जारी। जी हां, जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में पिछले साल आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने मंगलवार को नियंत्रण रेखा के पास लगभग 2 दर्जन स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान उन आतंकवादियों के खिलाफ था जो पिछले साल जम्मू क्षेत्र के 6 जिलों में सक्रिय हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक इन अभियानों का उद्देश्य जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद फैलाने के पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के आकाओं के प्रयासों को नाकाम करना है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाले और जंगली इलाकों में चलाए जा रहे हैं। इनमें से कई स्थान चिनाब घाटी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी, पुंछ क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र के जिले के संवेदनशील क्षेत्र हैं। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में अब डकैतों का बड़ा आतंक। मुसीबत में शहबाज शरीफ की सरकार 50 लाख का इनाम घोषित। जी हां, पाकिस्तान की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अलगाववाद और आतंकवाद से बुरी तरह तबाह ये मुल्क अब एक नई मुसीबत में फंसता दिखाई दे रहा है। दरअसल वो आतंकवादी संगठनों से नहीं, डकैतों से भी परेशान है। पाकिस्तान के सबसे अमीर माने जाने वाले राज्य पंजाब ने 40 खतरनाक डकैतों के नाम और फोटो जारी करके उनकी गिरफ्तारी पर 50 लाख और 25 लाख रुपए के इनाम जारी किए हैं। डकैतों के ये गुट इतने शक्तिशाली हैं कि वो पुलिस काफिले पर रॉकेट से हमला करके अनेक पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देता है। ये पाकिस्तान के समृद्धशाली समझे जाने वाले पंजाब के अनेक लोगों का अपहरण करके खुलेआम फिरौती मांगते हैं। ये डकैत इतने शक्तिशाली है कि पाकिस्तान की पुलिस, खुफिया एजेंसी एवं सेना भी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। दोस्तों वहीं बता दें, खलीफा एर्दोगन का ओटोमन सपना इस्लामाबाद का मुगलवाद के विचार को बढ़ावा दिया जाएगा। तुर्की और पाकिस्तान बन रहे नया खतरा, एक्सपर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। जी हां, तुर्की ने बीते कुछ वर्षों में नव उस्मानीवाद यानी उस्मानिया साम्राज्य जैसी ताकत फिर से हासिल करने की नीति अपनाई है। ये नीति उसने 20 साल पहले शुरू की, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन का रुख इस पर आक्रामक है। ये तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के अधीन रहे देशों के नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। वहीं पाकिस्तान ने तुर्की के मॉडल को अपनाते हुए नव मुगलवाद के विचार को बढ़ावा दिया है। मिडल ईस्ट फोरम में नीति विश्लेषण के निदेशक और अमेरिकन एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने विचार व्यक्त किए हैं। उनका मानना है कि इन दोनों देशों का ये रुख भविष्य में कई समस्याओं की वजह बन सकता है। दोस्तों वहीं बता दें, यमुना में जहर और नरसंहार के दावे का आज रात 8 बजे तक सबूत दे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, ईसी ने बड़ा नोटिस जारी किया है केजरीवाल के खिलाफ। बता दें, चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेज यमुना में जहर वाले दावे पर सबूत मांगा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल यमुना नदी में जहर डालने और दिल्ली में नरसंहार के अपने गंभीर आरोपों को तथ्यों के साथ साबित करें। चुनाव आयोग ने आज रात 8 बजे तक अरविंद केजरीवाल को अपने दावों पर सबूत देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आपके कद के नेता की तरफ से दिए गए बयानों में बहुत वजन होता है और लोग खासकर उस पार्टी के समर्थक उस बयान पर विश्वास करते हैं। एक अनुभवी वरिष्ठ नेता होने के नाते सार्वजनिक रूप से पड़ोसी राज्य के ऊपर यमुना में जहर मिलाए जाने के आरोपों को साबित करने के लिए आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए। इसी के साथ इस बात के भी सबूत होने चाहिए कि यमुना को जहरीला करने के लिए किस तरह और कितनी सीमा में केमिकल का इस्तेमाल किया गया था जिससे दिल्ली में नरसंहार हो जाता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह भी माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इतने गंभीर मुद्दे को आधिकारिक तौर पर हरियाणा राज्य सरकार के साथ उठाया होगा। दोस्तों, चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय एकता के खिलाफ शरारती बयानों के लिए 3 साल तक की कैद हो सकती है। इसी के साथ इस तरह के आरोपों से 2 पड़ोसी राज्यों के लोगों के बीच दुश्मनी का खतरा भी बताया गया है। दोस्तों, उधर यमुना में गंदगी को लेकर सीएम योगी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी का पाप यूपी की जनता भुगत रही है। जी हां, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार को दिल्ली में विकासपुरी और मंगोलपुरी में रैली को संबोधित किया। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली आ रहा था, यमुना जी को जो कभी हम सभी के लिए आस्था का प्रतीक हुआ करती थी, वहाँ से दुर्गंध आ रही है। ये सीवर जैसी दुर्गंध है। जिन लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के पाप झेले हैं, उन्हें जल्द ही पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन और आगरा वासियों और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को होना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो 10 साल से जो स्थिति बनाई है, आज उसका भुक्तभोगी हम सबको होना पड़ रहा है। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया और कहा कि वो जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी से बाहर हो जाएगी और अपने पापों से मुक्त हो जाएगी। दोस्तों, वहीं बता दें, उधर राहुल गांधी ने मुसलमानों को दिलाई दिल्ली दंगों की याद, कहा हिंसा हुई तो केजरीवाल कहीं से कहीं तक नजर नहीं आए। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी
गांधी ने कल दिल्ली के पड़पड़गंज सीट पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली दंगों से लेकर शीश महल तक अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमला बोला। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों को दिल्ली दंगों की याद दिलाई और कहा कि जब दिल्ली में हिंसा हुई तो अरविंद केजरीवाल कहीं से कहीं तक नजर नहीं आए। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जी छोटी सी गाड़ी में आए थे। केजरीवाल जी ने कहा था कि नए तरह की राजनीति करूंगा। बिजली के पोल पर चढ़ गए थे, लेकिन जब जब गरीबों को आवश्यकता पड़ी तो कहीं नहीं दिखाई दिए। जब दिल्ली में हिंसा हुई तो कहीं नहीं दिखाई दिए। वहीं बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जी ने खड़गे के बयान पर कसा तंज, कहा गंगा में डुबकी मैंने लगाई और ठंड खड़गे जी को लग गई। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या गंगा में नहाने से गरीबी खत्म हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तंज भरे लहजे में कहा कि महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाई मैंने और ठंड खड़गे को लग गई। अमित शाह जी ने कहा कि कल मैंने महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन दुनिया में आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि डुबकी मैंने लगाई और ठंड कांग्रेस अध्यक्ष को लग गई। वो कह रहे हैं कि अमित शाह के गंगा में डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब, आपने पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाई, लेकिन आपने गरीबों का क्या भला किया ये तो बताइए। मैं बताता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा इस देश की परंपरा और आस्था में विश्वास करती है, इसीलिए भव्य करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनता है और महाकुंभ का मेला भी लगता है। जी हाँ, अमित शाह जी ने कहा कि 2019 में पीएम मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई और देश के करोड़ों गरीबों को गैस कनेक्शन, शौचालय, बिजली फ्री, अनाज फ्री, इलाज समेत सारी सुविधाएं दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती है। आपको सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन करोड़ों सनातनियों का मजाक मत उड़ाइए। और भी बहुत कुछ कहा दोस्तों अमित शाह जी ने। आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे खड़गे के उस बयान पर, बताइएगा जरूर। जिन्होंने महाकुंभ में आस्था रखने वाले उन करोड़ों श्रद्धालुओं के मन को ठेस पहुंचाया है ऐसा बयान देकर। वहीं प्रयागराज में सड़कों से लेकर गले तक सब कुछ फुल नजर आया है दोस्तों। आज मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की बड़ी उम्मीद। जी हाँ, प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में इस वक्त आस्था की सुनामी चल रही है। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, लेकिन पूरे महाकुंभ में पैर रखने तक की जगह नहीं है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करीब 15 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि बुधवार को मौनी अमावस्या यानी आज में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। महाकुंभ में डुबकी लगाकर आत्मा की शुद्धि के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में भक्ति को शक्ति देखकर दुनिया हैरान है, चकित है कि आखिर भारत में ये हो क्या रहा है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही लोगों का हुजूम जुट गया। हर तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज की सड़कों से लेकर गलियां तक फुल है। रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, कहीं पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं है दोस्तों। ऐसे में क्या आप लोग अभी तक महाकुंभ में जाकर के नहा के आए हैं, डुबकी लगा कर आए हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर। या आपके किस परिवार से कोई भी व्यक्ति गया है दोस्तों महाकुंभ में, बताना मत भूलिएगा। क्या आपने गंगा स्नान किया, जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।